उस रात गांव में गर्मी तो हमेशा जैसी ही थी, लेकिन आधी रात के बाद जब पुराने कुएं के पास से किसी के कदमों की आवाज आई तो मुझे पहली बार लगा कुछ चीजें गर्मियों के साथ खत्म नहीं होती। उस रात गांव में गर्मी तो हमेशा जैसी ही थी, लेकिन आधी रात के बाद जब पुराने कुएं के पास से किसी के कदमों की आवाज आई तो मुझे पहली बार लगा कुछ चीजें गर्मियों के साथ खत्म नहीं होती। मेरा नाम निखिल है। शहर में रहते हुए मुझे कई साल हो चुके थे, लेकिन उस गर्मी की छुट्टियों में मैं अचानक अपने गांव लौट आया था। कोई खास वजह नहीं थी, बस मां का फोन आया था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं चल रही और शायद इस बार गर्मी की छुट्टियां गांव में ही बितानी चाहिए। मैंने बहुत कुछ सोचे बिना टिकट कर लिया था। सच कहूं तो शहर की लगातार भागती हुई जिंदगी से मैं थक चुका था। सुबह की जल्दी, ऑफिस की मीटिंग्स, रात तक जलती स्क्रीन और फिर बिस्तर पर लेटकर भी दिमाग का बंद न होना। शायद इसलिए गांव लौटना मुझे छुट्टी जैसा लगा था। गांव पहले जैसा ही था। कच्ची गलियों के किनारे पुराने घर, दूर खेतों के ऊपर झुकी हुई शाम, बिजली के तारों पर बैठे पक्षी और हर घर के बाहर गर्मी से बचने के लिए बिछी चारपाइयां। फर्क बस इतना था कि अब कई पुराने घरों पर ताले लगे थे। कुछ परिवार शहर जा चुके थे। जिन आंगनों में कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, वहां अब सिर्फ सूखी मिट्टी और चुप्पी थी। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था। घर के पीछे एक पुराना कुआं था, जिसे बचपन में मैं और मेरा छोटा भाई छूने तक से डरते थे। दादी हमेशा कहती थी, शाम के बाद उधर मत जाना। मैंने कभी पूछा नहीं कि क्यों। उस शाम जब मैं घर पहुंचा, दादी बरामदे में चारपाई पर बैठी थी। उम्र ने उनके चेहरे की सारी रेखाओं को और गहरा कर दिया था, लेकिन आंखें अब भी वैसी ही थी, शांत और बहुत कुछ जानती हुई। उन्होंने मुझे देखा और बस इतना कहा, तू आखिर आ ही गया। मैं हंस दिया। इतना भी क्या इंतजार था? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने मेरी तरफ कुछ देर देखा, फिर घर के पीछे की तरफ देखने लगी। आज रात छत पर मत सोना। मैंने मजाक में पूछा, क्यों? गर्मी से डर लगता है? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। गर्मी से नहीं। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि मुझे लगा शायद मैंने ठीक से सुना ही नहीं। रात को बिजली फिर चली गई। गांव में बिजली जाने की आदत पुरानी थी। आंगन में लालटेन जलाई गई। मां और दादी नीचे सोने की तैयारी करने लगी, लेकिन मेरा कमरा ऊपर था। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियां चढ़ गया। कमरे की खिड़की खुली थी। बाहर आसमान बिल्कुल साफ था। इतनी साफ रात मैंने शहर में शायद कभी नहीं देखी थी। हजारों तारे, दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज, पेड़ों के पत्तों में चलती गर्म हवा और बीच बीच में किसी अनजान कीड़े की धीमी आवाज। मैं चारपाई पर लेट गया। कुछ देर तक नींद नहीं आई। शहर में शोर का आदी दिमाग गांव की चुप्पी से अजीब तरह परेशान हो जाता है। यहां हर छोटी आवाज सुनाई देती थी। घड़ी ने 11 बजाए, फिर 12। मैंने करवट बदली और तभी नीचे से धातु के किसी पुराने दरवाजे के हिलने की आवाज आई। मैं उठकर बैठ गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे कुएं के पास पड़े लोहे के ढक्कन को छू रहा हो। मेरी नींद पूरी तरह खुल चुकी थी। मैं खिड़की के पास गया। आंगन अंधेरे में डूबा हुआ था। लालटेन की हल्की रोशनी नीचे तक नहीं पहुंच रही थी। घर के पीछे सिर्फ पेड़ों की काली परछाइयां दिखाई दे रही थी। फिर मुझे वो आवाज सुनाई दी, कदमों की, बहुत धीमी, सूखी मिट्टी पर किसी के नंगे पैर चलने जैसी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर कुएं के पास एक हल्की सी परछाई हिली। मैंने सांस रोक ली। वो कोई आदमी था। वो कुएं के बिल्कुल पास खड़ा था। कुछ देर तक वो हिला नहीं। फिर उसने अपना हाथ कुएं की मुंडेर पर रखा और उसी पल नीचे से दादी की आवाज आई, निखिल। मैं पलटा। दादी सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उनके चेहरे पर वो डर था
जो मैंने उनसे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने मेरी तरफ उंगली रखकर बस इतना कहा, खिड़की बंद कर दे। मैंने धीरे से पूछा, वहां कौन है? दादी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ मेरी तरफ देखा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोली, जिसे हमने 20 साल पहले इसी कुएं के पास आखिरी बार देखा था, उसे आज रात यहां नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ खिड़की पर ही रुक गए और बाहर कुएं के पास खड़ी वो परछाई धीरे धीरे हमारी तरफ देखने लगी। मैंने खिड़की तुरंत बंद कर दी। लकड़ी का पुराना पल्ला बंद होते ही बाहर की आवाज जैसे अचानक दूर चली गई, लेकिन वो परछाई मेरे दिमाग से नहीं गई थी। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर दादी के चेहरे को देखकर मेरे शब्द गले में ही अटक गए। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर कमरे में आई और खिड़की के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। दादी, वो कौन था? उन्होंने मेरी तरफ देखा। काफी देर तक कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू में बंधी एक छोटी सी पुरानी चाबी निकाली और हथेली पर रख दी। चाबी काली पड़ चुकी थी। इसे पहचानता है? मैंने सिर हिलाया। नहीं, दादी ने चाबी को देखते हुए कहा, ये तेरे दादा के पुराने कमरे की है। मैं चौंक गया। दादा को गुजरे हुए लगभग 15 साल हो चुके थे। उनका कमरा घर के पीछे था और बचपन से ही बंद पड़ा था। मुझे याद था कि उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा एक बड़ा सा ताला लगा रहता था, लेकिन ये कमरा तो 20 साल से बंद है। दादी की आंखें मेरी आंखों से हटकर दरवाजे पर टिक गई। 20 साल नहीं, उन्होंने बहुत धीमे कहा, 19 साल, 7 महीने और 3 दिन। मैंने उनकी तरफ देखा। आपको ठीक ठीक याद है? उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। कुछ तारीखें भूलने के लिए नहीं होती। कमरे में कुछ देर सिर्फ पंखे की धीमी आवाज सुनाई देती रही। बाहर हवा तेज हो गई थी। पेड़ की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थी। मैंने पूछा, उस रात क्या हुआ था? दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठीं और कमरे से बाहर चली गई। मैं उनके पीछे गया। नीचे पहुंचकर उन्होंने आंगन में रखी लालटेन उठाई और घर के पीछे जाने वाली छोटी गली की तरफ बढ़ने लगी। दादी, कहाँ जा रही हो? जहां से तूने उसे देखा। मैं कुछ पल वही खड़ा रहा, फिर उनके पीछे चल पड़ा। घर के पीछे की मिट्टी गर्म थी। दिन की गर्मी अब भी जमीन में बची हुई थी। दूर कुएं के पास वही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं रात में किसी बूढ़े हाथ जैसी लग रही थी। कुएं के पास पहुंचकर दादी रुक गई। उन्होंने लालटेन नीचे रखी। यहां खड़ा मत होना। मैंने पूछा, क्यों? उन्होंने कुएं की मुंडेर पर हाथ फेरा। क्योंकि कुछ बातें सुनने के बाद आदमी पहले जैसा नहीं रहता। मैं चुप रहा। दादी ने आखिरकार बोलना शुरू किया। 19 साल पहले गांव में एक लड़का था, रघु। नाम सुनते ही मुझे कुछ याद आया। बचपन में मैंने दादी से ये नाम सुना था। रघु हमारे घर में काम करता था। दादा उसे बहुत मानते थे। गांव वाले कहते थे कि वो शांत लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ छिपा रहता था। एक रात दादी बोली, रघु गायब हो गया। कहाँ गया था? किसी को नहीं पता। और आपने कहा था कि उसे आखिरी बार इसी कुएं के पास देखा था। दादी ने सिर हिलाया। तेरे दादा ने कहा था कि वो गांव छोड़कर चला गया। मैंने पूछा, तो फिर? दादी की आंखें अचानक कुएं के अंदर चली गई। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे से उसकी चप्पलें मिली थी। हवा जैसे एक पल के लिए रुक गई। और दादी ने कहा, उसकी मां ने कहा था कि रघु बिना बताए कभी नहीं जाता। मैंने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। नीचे सिर्फ काला अंधेरा था। तभी कुएं के भीतर से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई पत्थर पानी में गिरा हो। छपाक। मैं पीछे हट गया। दादी बिल्कुल स्थिर खड़ी रही। यहां अब पानी नहीं है, उन्होंने कहा। मैंने उनकी तरफ देखा। फिर आवाज कहां से आई? उन्होंने जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड बाद उन्होंने लालटेन उठाई और वापस घर की तरफ चल पड़ी। मैं भी पीछे चल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते में मुझे जमीन पर कुछ दिखाई दिया।
वही जगह जहां कुछ देर पहले वो परछाई खड़ी थी। मिट्टी पर पैरों के निशान थे, नंगे पैर, 2 कदम कुएं से घर की तरफ। और फिर अचानक निशान खत्म। मैंने दादी को आवाज दी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मेरे हाथ में एक छोटी सी चीज थी। मैंने उसे मिट्टी से उठाया। वो पुरानी पीतल की घड़ी थी। उसकी सुइयां रुकी हुई थी। रात के 12:17 पर। दादी का चेहरा देखते ही मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गई। उन्होंने घड़ी को देखते हुए फुसफुसाकर कहा, "ये रघु की थी।" मैंने पूछा, "आपने इसे पहले कभी देखा था?" दादी ने मेरी तरफ देखा। इस बार उनकी आंखों में डर नहीं था, बस बहुत पुराना पछतावा था। "निखिल, अगर ये घड़ी आज यहां वापस आई है।" वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, "तो शायद वो आदमी रघु नहीं था।" मेरे शरीर में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। "तो कौन था?" दादी ने घर की तरफ देखा, और पहली बार मुझे लगा कि वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि अपने ही पुराने राज से डर रही थी। "कल सुबह," उन्होंने कहा, "मैं तुझे तेरे दादा का कमरा खोलकर सब बताऊंगी।" मैंने घड़ी अपनी हथेली में कसकर पकड़ ली। लेकिन उसी रात जब मैं अपने कमरे में वापस आया, तो पुराने बंद कमरे की दिशा से 3 बार आवाज आई। ठक, ठक, ठक। और इस बार दरवाजे पर ताला लगा होने के बावजूद अंदर से किसी ने धीरे से मेरा नाम पुकारा। "निखिल, निखिल।" आवाज इतनी धीमी थी कि एक पल के लिए मुझे लगा शायद मैंने उसे सुना ही नहीं। मैं दरवाजे के सामने खड़ा रहा। पुराना कमरा बिल्कुल बंद था। बाहर लगा ताला धूल से ढका हुआ था और उसकी कुंडी पर जंग की मोटी परत जमी थी। फिर भी अंदर से किसी के सांस लेने जैसी हल्की आवाज आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर दादी को देखा। वो सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उनके हाथ में लालटेन थी और चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ चुका था। "दादी," उन्होंने उंगली होठों पर रख दी, "कुछ मत बोल।" अंदर फिर हल्की सी आहट हुई, फिर खामोशी। मैंने पूछा, "क्या वहां कोई है?" दादी ने धीरे से सिर हिलाया। "नहीं।" उनका जवाब बहुत जल्दी आया था, जैसे वो खुद को भी यकीन दिलाना चाहती हो। सुबह होने तक मैं ठीक से सो नहीं पाया। आसमान हल्का होने लगा तो गांव की आवाजें लौटने लगी। कहीं मुर्गे ने बांग दी, कहीं हैंडपंप चलने की आवाज आई और थोड़ी दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। सुबह की रोशनी में पिछली रात का डर थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन मेरी हथेली में पड़ी वो पीतल की घड़ी अब भी गर्म थी। मैं उसे लेकर दादी के पास गया। वो चुपचाप चाय बना रही थी। मैंने घड़ी उनके सामने रख दी। "अब बताइए।" उन्होंने कप नीचे रख दिया। काफी देर तक घड़ी को देखती रही, फिर बोली, "तेरे दादा ने मुझे उस रात सच नहीं बताया था।" मैंने पूछा, "कौन सा सच?" "रघु गांव से गया नहीं था।" मेरी नजर उनकी तरफ उठ गई। "तो?" दादी ने धीरे से कहा, "वो उसी रात मरा था।" कमरे में अचानक जैसे हवा भारी हो गई। "कहा?" "कुएं के पास।" मैं कुछ नहीं बोल पाया। दादी ने आगे कहा, "तेरे दादा ने उसकी लाश देखी थी।" "फिर पुलिस?" "नहीं।" उनकी आवाज टूट गई। "उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया।" मैंने अविश्वास से पूछा, "क्यों?" दादी ने जवाब देने से पहले बहुत लंबी सांस ली। "क्योंकि उस रात रघु अकेला नहीं था।" मेरी रीढ़ में ठंडक उतर गई। "और कौन था?" दादी ने मेरी तरफ देखा। "तेरे दादा।" कुछ क्षणों तक मुझे समझ ही नहीं आया कि उन्होंने क्या कहा। "दादा?" उन्होंने सिर हिलाया। "उस रात दोनों कुएं के पास गए थे। सुबह सिर्फ तेरे दादा वापस आए।" मैंने घड़ी उठाई। "और रघु?" "कहा गया कि वो भाग गया।" "लेकिन उसकी घड़ी?" दादी ने आंखें बंद कर ली। "तेरे दादा ने उसे अपने पास रख लिया था।" मैंने पूछा, "फिर आज ये यहां कैसे आए?" इस बार दादी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने पुराने कमरे की तरफ देखा। "मुझे वो कमरा खोलना है।" उन्होंने तुरंत कहा, "नहीं।" "क्यों?" "क्योंकि तेरे दादा ने जाते समय कहा था, उस कमरे को कभी मत खोलना।"
और अगर मैं खोल दूं? दादी ने मेरी आंखों में देखा। तो जो 20 साल से बंद है वो सिर्फ कमरा नहीं होगा। दोपहर तक मैं उसी बात के बारे में सोचता रहा। गर्मी असहनीय थी। घर की दीवारें भी जैसे तप रही थी। मां बाजार गई हुई थी और दादी बरामदे में सो रही थी। मैं धीरे से पीछे वाले कमरे के सामने पहुंचा। ताला वही था। मैंने जेब से दादी की दी हुई चाबी निकाली। कुछ सेकंड तक उसे हाथ में पकड़े रखा, फिर ताले में डाल दी। चाबी घूम गई। एक सूखी सी आवाज हुई। ताला खुल गया। दरवाजा धक्का देते ही भीतर से बंद हवा की गंध बाहर आई। कमरे में अंधेरा था। पुरानी लकड़ी की अलमारी, एक मेज, दीवार पर टंगी दादा की तस्वीर और कोने में रखा एक लोहे का संदूक। सब कुछ जैसे समय के अंदर बंद था। मैंने खिड़की खोली। धूप की एक सीधी लकीर कमरे में आई और हवा में तैरती धूल चमकने लगी। मेज की दराज खोलते ही मुझे कुछ पुराने कागज मिले। पहले 2-3 कागज बेकार थे। फिर नीचे एक छोटी डायरी मिली, काले कपड़े के कवर वाली। पहले पन्ने पर दादा की लिखावट थी। अगर कभी ये डायरी निखिल के हाथ लगे तो उसे आखिरी पन्ना पढ़ने से पहले कुएं के पास नहीं जाना चाहिए। मेरी उंगलियां वहीं रुक गई। मुझे लगा जैसे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। मैंने पहला पन्ना खोला। कुछ तारीखें थी, कुछ अधूरे वाक्य। फिर मुझे वही तारीख दिखाई दी, 17 मई, 20 साल पुरानी। उसके नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, आज रघु ने वो देख लिया जिसे उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। मैंने अगला पन्ना पलटा, लेकिन वो फटा हुआ था। अगला भी। फिर एक पन्ने पर सिर्फ 3 शब्द थे, कुआं खाली नहीं है। मेरे हाथ कांप गए। मैंने डायरी बंद कर दी। तभी पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैंने धीरे धीरे पलटकर देखा। लोहे का संदूक थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसे छुआ भी नहीं था। संदूक के अंदर एक पुराना कपड़ा था। उसके नीचे एक लिफाफा। लिफाफे पर मेरा नाम लिखा था, निखिल के लिए। मैंने उसे खोला। अंदर सिर्फ एक छोटा सा कागज था। उस पर दादा की लिखावट थी, अगर तू यहां तक पहुंच गया है तो अब सच तुझसे छिपाया नहीं जा सकता। रघु की मौत हादसा नहीं थी, और जिस आदमी को तूने कल रात कुएं के पास देखा वो रघु भी नहीं था। मेरी सांस रुक गई। कागज के नीचे एक और लाइन थी, वो आदमी उस सच की रखवाली कर रहा है जिसे मैंने इतने साल मिट्टी के नीचे दबा कर रखा। उसी समय बाहर आंगन में दादी की चीख सुनाई दी, निखिल। मैं डायरी वही छोड़कर कमरे से बाहर भागा। दादी कुएं की तरफ देख रही थी। उनके हाथ से लालटेन गिर चुकी थी। कुएं की मुंडेर पर कोई खड़ा था, लेकिन इस बार वो परछाई मेरी तरफ नहीं देख रही थी, वो दादी को देख रही थी। और उसके हाथ में वही पुरानी पीतल की घड़ी थी। वो आदमी धीरे से बोला, 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कर्ज उससे भी ज्यादा पुराने होते हैं। 20 साल बहुत होते हैं, लेकिन कुछ कर्ज उससे भी ज्यादा पुराने होते हैं। उस आदमी की आवाज सुनकर दादी जैसे पत्थर की हो गई। मैंने उसे ध्यान से देखा। चेहरा आधा अंधेरे में था। उम्र लगभग 50 के आसपास होगी। बालों में सफेदी थी, कपड़े साधारण थे और हाथ में वही पीतल की घड़ी थी जिसकी सुइयां अब भी 12:17 पर रुकी थी। दादी ने बहुत धीमे कहा, तुम। वो आदमी कुएं की मुंडेर से नीचे उतरा। हां, मैं। मेरे मुंह से अचानक निकला, रघु। उसने मेरी तरफ देखा। कुछ पल तक उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर उसने सिर हिला दिया। नहीं। दादी की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर तुम कौन हो? उसने घड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। मेरा नाम शंकर है। मैं चुप रहा। रघु मेरा छोटा भाई था। हवा में नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। शंकर ने कुएं की तरफ देखा। उस रात मैं शहर में था। जब वापस आया तो मेरा भाई गायब था। गांव में सबने कहा कि वो भाग गया, लेकिन उसकी मां जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकता। दादी ने सिर झुका लिया।
शंकर आगे बोला, मैंने सालों तक उसकी तलाश की। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो आखिरी बार इसी घर के पीछे देखा गया था। मैंने पूछा, दादा ने उसे मारा था? शंकर ने मेरी तरफ देखा। नहीं, मेरे भीतर जैसे कुछ टूटकर फिर जुड़ गया। फिर सच क्या है? शंकर ने कुएं की मुंडेर पर हाथ रखा। रघु ने उस रात कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मैंने दादा की डायरी याद की। क्या? शंकर ने दादी की तरफ देखा। आप बताइए। दादी की आंखें बंद हो गई। कुछ देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। उस रात तेरे दादा और रघु खेत से लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने कुएं के पास किसी को देखा। एक आदमी जो गांव में चोरी की चीजें छिपाकर रखता था। मैंने पूछा, कौन? दादी ने सिर उठाया। तेरे दादा का अपना छोटा भाई। मैं सन्न रह गया। दादा के बारे में मेरे मन में हमेशा एक सीधी, साफ तस्वीर रही थी। लेकिन उस रात पहली बार लगा कि इंसान के चले जाने के बाद भी उसके भीतर छिपी कहानियां खत्म नहीं होती। दादी बोली, रघु ने सब देख लिया था। उसने कहा कि वो अगले दिन पुलिस को बताएगा। लेकिन उसी रात वो आदमी उसे रोकने आया। फिर क्या हुआ? धक्का मुक्की में रघु कुएं में गिर गया। मैंने कुएं की तरफ देखा तो हादसा था। दादी ने सिर हिलाया। हां, उनकी आवाज कांप रही थी। लेकिन असली गलती उसके बाद हुई। दादा ने रघु को बचाने की कोशिश की थी। रस्सी नीचे डाली गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु मर चुका था। और फिर? दादी ने कहा, गांव में बदनामी और पुलिस के डर से उस आदमी ने तेरे दादा से कहा कि अगर सच बाहर आया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मैंने धीरे से पूछा, तो दादा ने झूठ बोल दिया? हां। दादी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा कि रघु गांव छोड़कर चला गया। मैंने डायरी को याद किया। लेकिन आपने 20 साल तक ये सब छिपाया क्यों? दादी ने मेरी तरफ देखा। क्योंकि डर कभी कभी सच से ज्यादा लंबा जीता है। शंकर चुपचाप खड़ा था। फिर उसने कहा, लेकिन तेरे दादा ने आखिर में सब लिख दिया था। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। डायरी में? उसने सिर हिलाया। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी भेजी थी। उसमें लिखा था कि अगर कभी वो सच कहने की हिम्मत न कर पाए तो मैं उस कमरे में जाकर डायरी देखूं। तो आप इतने सालों से? हां, शंकर ने कहा। मैं हर गर्मी में यहां आता रहा। लेकिन दिखाई क्यों नहीं दिए? उसने हल्की मुस्कान दी। क्योंकि मुझे लगता था कि सच किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। किसी दिन घर खुद उसे बाहर आने देगा। मेरी नजर कुएं पर चली गई। अब वहां कोई डरावनी चीज नहीं थी। बस एक पुराना कुआं था, सूखा, शांत और बहुत सारी चुप्पियों को अपने अंदर संभाले हुए। दादी ने मेरे हाथ से पीतल की घड़ी ली। ये घड़ी रघु की मां को मिलनी चाहिए। शंकर ने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बस यही चाहता था। अगली सुबह हम तीनों गांव के पुराने मंदिर के पीछे बने छोटे से घर में गए, जहां रघु की मां अब बहुत बूढ़ी होकर रहती थी। जब शंकर ने उनके हाथ में घड़ी रखी तो वो कुछ नहीं बोली। बस उसे दोनों हथेलियों के बीच दबाकर आंखें बंद कर ली। बहुत देर बाद उन्होंने कहा, मेरा बेटा भागा नहीं था। शंकर ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं मां, वो घर आना चाहता था। हां, लेकिन आ नहीं पाया। शंकर की आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं थोड़ी दूर खड़ा रहा। उस पल मुझे समझ आया कि कुछ रहस्य इसलिए नहीं लौटते कि हमें डराए। वे लौटते हैं ताकि किसी का इंतजार खत्म हो सके। उस शाम मैंने दादा की डायरी का आखिरी पन्ना पढ़ा। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, सच देर से कहा जाए फिर भी वो झूठ से बेहतर होता है। मैंने डायरी बंद कर दी। बाहर गर्मी की हवा चल रही थी। आसमान में बादल जमा होने लगे थे। ये गांव की उस गर्मी की आखिरी रात थी। आधी रात को मैं फिर उसी खिड़की के पास बैठा, कुएं की तरफ देखा। इस बार वहां कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ नीम का पेड़ था। हवा थी
और दूर कहीं बारिश की पहली खुशबू। मुझे लगा जैसे इतने सालों से बंद कोई दरवाजा आखिर खुल गया हो। शायद कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस तब तक इंतजार करती है जब तक कोई उन्हें सुनने के लिए तैयार न हो। और उस रात, बहुत लंबे समय बाद, मेरे भीतर कोई आवाज नहीं थी, न कोई सवाल, न कोई डर, सिर्फ बारिश की हल्की आवाज और एक अजीब सी शांति। मैं चारपाई पर लेट गया। खिड़की से आती ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू रही थी। आंखें बंद करते हुए मुझे दादी की वही बात याद आई, कुछ चीजें गर्मियों के साथ खत्म नहीं होती। अब मैं समझ चुका था, कुछ चीजें मौसम के साथ नहीं, सच सामने आने के बाद खत्म होती है। और शायद इसी वजह से वो गांव की आखिरी गर्मी की रात थी। लेकिन उस रात के बाद किसी के भीतर कोई गर्मी बाकी नहीं रही। अगर इस कहानी ने आपको गांव की उस शांत रात में थोड़ी देर के लिए रोक लिया हो, तो आज रात उस एहसास को अपने साथ रहने दीजिए। हर रहस्य डराने के लिए नहीं होता, कुछ रहस्य सिर्फ इसलिए लौटते हैं ताकि कोई अधूरी बात आखिरकार पूरी हो सके। अब आंखें बंद कर लीजिए, बाहर की आवाजों को धीरे धीरे दूर जाने दीजिए और अपने मन को भी उन पुरानी बातों से थोड़ा आराम दीजिए जिन्हें आप जाने कब से अपने भीतर लिए घूम रहे हैं। शायद कुछ जवाब आज नहीं मिलेंगे और शायद उनकी जरूरत भी नहीं है। बस इतना याद रखिए, कुछ कहानियों का अंत किसी बड़े शोर से नहीं, बल्कि एक गहरी शांत सांस के साथ होता है। अगर आपको सोल स्टोरी की ये रात पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगली रात फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने दिल को थोड़ा हल्का रखिए। शुभ रात्रि, मीठी नींद और सुकून भरे सपने।